नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। मैं हूं ललित। हम लोग कला और संस्कृति पर बात कर रहे हैं। एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम जो भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जो नागर शैली है उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो कौन से क्षेत्र में फैली हुई थी, गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और मंदिर किस टाइप से बनाए जाते थे, उनकी विशेषताएं क्या होती है ना। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ना जुड़ के ऐप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको ऐप मिलेगा और उसमें जितने भी हम लोग स्टडी मटेरियल या वीडियोस बनाते हैं वो उस ऐप में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था वो था मंदिर स्थापत्य कला। और इससे पहले नागर शैली पर हम बात कर चुके हैं। हम लोग नागर शैली के आगे जो इसकी उप शैलियाँ थी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम देखिए, कल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल तो हम लोगों ने नागर शैली की बात की थी, लेकिन आज उसका प्रभाव किन क्षेत्रों में था और उसे अलग अलग किन नामों से जाना गया क्षेत्र के अनुसार, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो नागर शैली है वो एक विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी। तो विस्तृत भूभाग में फैली होने के कारण उसकी आगे चलकर कुछ क्षेत्र के अनुसार उपशैलियां विकसित हुई। ये उपशैलियां भी थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी है। जैसे उड़िया उपशैली, ये कहाँ विकसित हुई? ओडिशा में। खजुराहो उपशैली, ये मध्य प्रदेश में विकसित हुई। चौलुकी या सोलर की उपशैली, ये गुजरात में विकसित हुई। महामेरु उपशैली, ये उत्तर प्रदेश, महामेरु जो उपशैली है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नहीं, ये कहाँ? मुख्यतः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, जो महामेरु उपशैली है वो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में विकसित हुई। अंतर्वेदी उपशैली उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और कश्मीर उपशैली जम्मू कश्मीर में विकसित हुई। ठीक है, अब इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो पंचायतन शैली का ही नागर शैली का ही अंग थी, वो थी पंचायतन शैली। मंदिर निर्माण की कौन सी शैली? पंचायतन शैली। ठीक है, पंचायतन शैली में ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसके अनुसार आप पंचायतन शैली को समझ सकते हैं। इस शैली में एक ही मंदिर के अंदर कितने? 5 गर्भगृह का निर्माण होता था। एक ही मंदिर में कितने? 5 गर्भगृह बनाए जाते थे। ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। इस मुख्य गर्भगृह में मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होगी। मुख्य गर्भगृह में मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होगी और उसके चारों कोनों पर ये एक प्रकार से क्या? सहायक गर्भगृह है। ठीक है, ये जो सहायक गर्भगृह है इनमें अधीनस्थ देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किसकी? अधीनस्थ देवताओं की प्रतिमा स्थापित होगी। ठीक है, तो जो पंचायतन शैली है उसमें एक ही मंदिर में 5 गर्भगृह स्थापित किए गए। इसी कारण से इसको क्या कहा गया? पंचायतन शैली कहा गया। बाकी अन्य जो विशेषता है इसकी वो नागर शैली के समान है। ठीक है, नागर शैली का ही एक रूप है। मंदिर पश्चिम मुखी होते हैं। ये अंतर आपको याद रखना है। हम लोगों ने पढ़ा था नागर शैली में कि मंदिर या तो उत्तर मुखी होंगे या पूर्वी मुखी होंगे, यानी जो मंदिर का जो एंट्रेंस है उनका डायरेक्शन है वो उत्तर या पूर्व की तरफ होगा। लेकिन यहाँ जो पंचायतन शैली के मंदिर है वो किस तरीके से बनाए जाएंगे? पश्चिम मुखी होंगे। द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां लगाई जाती है। इसमें 5 गर्भगृह बनाए जाते हैं। ठीक है, यह सामंतवाद या फ्यूडलिज्म से प्रभावित है। जो खासकर गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला,
तो उस सामंतवाद में क्या होता था कि ऊपर ही ऊपर एक किंग है, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राजा, उपराजा और उनकी एक शैली, एक श्रेणियां विकसित हो जाती थी। कभी कभी तो 10 से 11 तक श्रेणियां मिलती थी। सेम वही चीज है यहाँ, ये केंद्र में मुख्य राजा है और उसके अधीनस्थ अन्य जो राजा हैं उनकी मूर्तियां एक प्रकार से आप स्थापित कर रहे हैं। तो ये शैली कहीं ना कहीं तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है, राज व्यवस्था है या तत्कालीन पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को भी दर्शाती है। इस शैली के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में अधिक है। जो अधिकांश जो मंदिर है वो आपको कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो शैली है वो है महामेरु शैली, या इसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शैली का विकास गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय हुआ। यह शैली पंचायतन शैली से ही मिलती जुलती है। नागर शैली का उपभाग है और महामेरु शैली में जो अधिकांश मंदिर बनाए गए वो पंचायतन शैली से मिलते जुलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस शैली के मंदिर राजस्थान व मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, कौन सी, महामेरु शैली के। अगर हम महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें, महामेरु शैली के महत्वपूर्ण मंदिरों की, तो उसमें कुछ ये मंदिर है, जैसे ओसिया मंदिर जोधपुर, यह एक क्या है, जैन मंदिर है। 8वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ और मंदिरों में जैसे सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर, इन नामों से इनको जाना जाता है। ये देखिए, ये इस टाइप से मंदिर की आकृति है। एक और है बारडोली का शिव मंदिर, ये रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान या कोटा के समीप है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिर है और किसकी प्रतिमाएं, शिव की प्रतिमाएं इसमें लगाई गई है। 10वीं और 11वीं सदी में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, इस टाइप का ये मंदिर दिखाई देता है। ये शेप आपको दिख रहा होगा, ये नागर शैली का शिखर इसमें बना हुआ है, ये अम्ल का, और ये कलश चढ़ाया हुआ है। बाकी सहायक मंदिरों में ऐसे अन्य कोनों पे भी मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद चौलुकिया सोलंकी उपशैली, ये किस क्षेत्र में विकसित हुई, गुजरात में। ये आपको याद रखना है। शैली का जो प्रभाव था वो गुजरात में था। इस शैली में चौलुक्य वंश के शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। 1026 ईस्वी के लगभग इसका काम आरंभ हुआ था। तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये मेन श्राइन है, यहाँ पर एक तालाब बीच में बनाया हुआ है जिसे बावड़ी भी बोला जाता है। मंदिर का एक शिखर है और इस टाइप की इसमें अन्य आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, तो जो चौलुक्य वंश था उसके समय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये। चौलुक्य वंश के समय ही दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनाए गए। ठीक है, कहां पर, आबू पर्वत पर। वास्तुपाल, तेजपाल और विमल शाह का इसमें योगदान था और 1030 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। कुछ किताबें हैं उसमें 1031 भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है 1030 और 31 में। ठीक है, जहाँ कई सालों लग जाते हैं मंदिर को बनने में, वहाँ कुछ महीनों का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, यहाँ ये मंदिर जो है वो बाहर से ऐसा दिखाई देता है, पर मंदिर की खास बात है उसके अंदर की कलाकृतियां। ठीक है, ये एक ही पत्थर का बना हुआ मंदिर में झूमर है, इसमें ऐसे मूर्तियां बनाई गई है जो अलग से जोड़ी नहीं गई, एक ही पत्थर को इस शेप में काटा गया। ये मंदिर का पिलर है और उस पिलर पे भी इस तरीके से आपको झूमर जो मूर्तियां हैं वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है खजुराहो मंदिर या खजुराहो शैली। ठीक है, खजुराहो शैली का विकास मुख्यतः कहाँ, मध्य प्रदेश में हुआ। 9वीं एवं 10वीं सदी में इन मंदिरों पर काम हुआ। चंदेल शासकों के प्रयास से मंदिर निर्मित हुए। यानी जो मंदिर है वो किस राजवंश के समय निर्मित हुए, तो चंदेल राजवंश के समय। ये मंदिर जो है अपने इरोटिक स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं, यानी कामुकतापूर्ण जो यहाँ मूर्तियां बनाई गई थी वो आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, ब्राह्मण व जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर है। नेक्स्ट
हम खजुराहो शैली की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो मंदिर है वो है कंद्रिया महादेव मंदिर। फैक्ट भी आप लोगों को यहाँ याद रखने पड़ेंगे, कौन सा मंदिर कहाँ है, किस राजवंश के समय वो बनकर तैयार हुआ था। मैंने कहा था जब हम नागर शैली पढ़ रहे थे तब कि नागर शैली का सबसे आदर्श और जो मॉडल टेम्पल है वो कंद्रिया महादेव मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस मंदिर में सारी चीजें, ये शिखर है, ये जगमोहन है, ये मंडप और ये अर्धमंडप है। इसके अलावा यहाँ ये परिक्रमा पथ है, अम्लका है शिखर के ऊपर और फिर अम्लका के ऊपर कलश की आकृति बनाई गई है। तो नागर शैली में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आदर्श मंदिर में जो जो जरूरतें होती है, आवश्यकताएं होती है, वो सब कंद्रिया महादेव मंदिर में देखने को आपको मिलेगी। और चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया था। इसके बाद दूसरा है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, यह सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो का। यह चंदेल शासक यशोवर्मन व धंग के द्वारा निर्मित है। ये लक्ष्मण मंदिर की फोटो यहाँ लगी हुई है। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा कि कंद्रिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए। तो अगर राजवंश पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा चंदेल राजवंश। ठीक है, आपका जवाब क्या होगा, चंदेल राजवंश। ठीक है, अगर पर्टिकुलर राजा का नाम है तो कंद्रिया महादेव मंदिर में विद्याधर का नाम आएगा। और अगर लक्ष्मण मंदिर पूछा जाता है तो उसमें दो शासकों के नाम आपको याद रखने, यशोवर्मन और धंग के द्वारा निर्मित। नेक्स्ट, उड़िया उपशैली। यह कहां विकसित हुई उड़िया उपशैली, ओडिशा में। इसे कलिंग शैली भी कहा जाता है। यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो उड़िया उपशैली है उसका एक अन्य नाम क्या है, कलिंग शैली भी कहा जाता है। 7वीं से 13वीं सदी के मध्य इस शैली के मंदिर बने। ठीक है, आरंभिक मंदिर समतल भूमि पर बनाए गए। इस शैली के मंदिरों के निर्माण में सोमवंशी तथा गंग राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान था। यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि जो कलिंग शैली है या उड़िया उपशैली के जो मंदिर बनाए गए वो किस राजवंश के समय बनाए गए। तो आंसर क्या आएगा, कलिंग राजवंश के समय मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये हो गया सोमवंशी और गंग राजवंशी शासक। कलिंग शैली में सोमवंशी और गंग राजवंश के शासक का योगदान था। कलिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि शैली का विकास कलिंग के क्षेत्र में हुआ था। जो आज का ओडिशा है उसके एक बहुत बड़े भूभाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपको याद रखने, अगर आपसे एग्जामिनर जो है वो उदाहरण पूछता है या ये सवाल पूछता है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है और किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो शिव का मंदिर है, 7वीं सदी में निर्मित है और उसे जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये देखिए मुक्तेश्वर मंदिर का शेप इस तरीके से डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है परशुरामेश्वर मंदिर। यह शिव को समर्पित है और इसका निर्माण भी 7वीं सदी में हुआ था। ये इस तरीके का ये मंदिर दिखाई देता है। तो मुक्तेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ है, ओडिशा में। इसके बाद ये है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ, भुवनेश्वर, ओडिशा। शिव का मंदिर है, 11वीं सदी में यह निर्मित हुआ था और इसमें भी वही सोमवंशी और गंग राजवंश का योगदान था। अभी हमने एक बात की थी कि जो मंदिर है वो समतल भूमि पर बनाए जाते थे। ये देखिए यहाँ आपको स्ट्रक्चर के रूप में या प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाई नहीं देगी कुछ चीजें। यहाँ जो मंदिर है वो सीधा समतल भूमि पर ही बना दिया जाता है। ये समतल भूमि पर बना हुआ है, ये भी समतल भूमि पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां, पुरी, ओडिशा, 12वीं सदी में निर्मित और किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। यानी अन्य जो मंदिर थे मुक्तेश्वर, लिंगराज वगैरह तो वो मंदिर शिव को समर्पित है, लेकिन ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन द्वारा यह निर्मित है और इसकी पहचान क्या है, रथ यात्रा के लिए इसको जाना जाता है। ये मंदिर की आकृति कुछ इस प्रकार की है और जब यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है तो रथ ऐसे बनाए जाते हैं। यानी जो मंदिर के शेप में वैसे ही रथ, लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं और फिर रथ यात्रा निकाली जाती है।
लास्ट जो है इसमें वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? ओडिशा में जो जगह है कोणार्क, वहां इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 13वीं सदी में निर्मित है। गंग राजवंश के नरसिंहदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, ये इस तरीके से मंदिर बना हुआ है। इसमें प्लेटफॉर्म बना हुआ है और प्लेटफॉर्म को रथ का शेप दिया गया है। देखिए आपको पहिए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ अगर और देखेंगे तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है और ये रथ के व्हील या पहिए यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को नागर शैली और उसकी जो उपशैलियां हैं उसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, आज की जो क्लास थी वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो भी लोग नागर शैली और उसकी सहायक शैलियों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उनको ये पहली और दूसरी दोनों क्लास एक साथ देखनी होगी, क्योंकि पहली क्लास बेसिक पर आधारित थी कि एक मंदिर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, और ये जो क्लास थी इसमें हमने इंफॉर्मेशन में डिस्कस किया कि कौन सा मंदिर कहाँ है, किस राजवंश के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। दोनों का महत्व, कंसेप्ट अगर पूछा जाता है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, और फैक्ट पूछा जाता है तो कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग द्रविड़ आर्किटेक्चर और वैश्य शैली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।